नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स पर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब हाउस को जो हेड करेगा, हाउस को चलाने का काम जिसका रहेगा, उसको हम बोलेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, सॉरी। लोकसभा के केस में अगर हम बात करें तो इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला जाता है स्पीकर। राज्यसभा के केस में अगर हम बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला जाता है चेयरमैन। चेयरमैन जो हमारा है ये बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको ही हमने चेयरमैन का काम दे दिया है। इनिशियली क्या हुआ था, जब चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट की गई, ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट तो लिया था यूएसए से। यूएसए में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट होता है। तो यूएसए में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है, खाली किसी भी केस में हो, चाहे फिर वो डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे, कुछ भी, तो बचे हुए टाइम पीरियड के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब बात नए प्रेसिडेंट को चूज करने की होती है, लेकिन तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वहां पे काम करता है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट महोदय कहीं चले गए, जैसे मान के चलो प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई, कोविड पॉजिटिव हो गए, एक महीने छुट्टी पे रहे, तो उस एक महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस रिज्यूम करेंगे तो ये वापस से वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली होती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो फिर एक डिबेट उठी कि ऐसे तो बहुत रेयर केसेस हैं, मतलब सालों में एक आध बार ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली होगी, तब हम वाइस प्रेसिडेंट को वहां पे बिठाएंगे। तो इनको साल भर पैसे देने का मतलब क्या है, हम इनको सैलरी किस बात की दे रहे हैं। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इनको एक और ड्यूटी दे देते हैं। तो इनको बोला गया कि सर आप राज्यसभा को चलाएंगे। तो इनको राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया, राज्यसभा को चलाने का काम इनको दे दिया कि खाली फोकट आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप राज्यसभा को चलाओगे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेपरेट इलेक्शंस होते हैं, सारी प्रोसेस सेपरेट है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हम अलग वीडियोस में करेंगे, तब इसको हम डेप्थ में समझेंगे। अभी हमारा जो मेन है वो है स्पीकर, और इससे हम कंपेयर करते जाएंगे कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में काम करेगा। बाकी सारी चीज़ें हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनेगी जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे बात होगी। स्पीकर की बात करें तो सबसे पहले तो देखो, स्पीकर का कोई ऐसा नहीं है कि अलग से चुनाव होता हो जैसे सांसद के होते हैं या प्रेसिडेंट का होता है। ऐसा कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का क्या होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, तो लोकसभा में हमने देखा 552 मेंबर्स हैं, इनके इलेक्शन हुए, ये पहुंचे संसद में, तो इनमें से ही किसी एक मेंबर को स्पीकर बनाया जाता है। मतलब जो 552 है, प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जैसे दो मेजर है गुट है हमारे यहाँ पे, एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो यूपीए लीड करता है कांग्रेस और एनडीए को लीड करता है बीजेपी। ठीक है, तो ये दो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं। अब इनमें क्या हुआ, एक कैंडिडेट इनने अपना डिक्लेयर कर दिया। जैसे मुझे अभी रफली याद आ रहा है कि इनका कैंडिडेट तो हमें पता ही है क्योंकि अभी प्रेजेंट में ओम बिरला जी है, तो इनने वही डिक्लेयर किया था। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, आई थिंक इन्होंने फिर से मीरा कुमारी को बनाया था यहाँ पे कैंडिडेट। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक मीरा कुमारी को इन्होंने फिर से कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। तो इन्होंने, जैसे दोनों ही सांसद हैं, इन्होंने एक एक कैंडिडेट वहां पे डिक्लेयर कर दिया अपना। ठीक है, अब जो 552 मेंबर्स वहां पे बैठे हैं ये वोटिंग करेंगे। इनमें से जिसके फेवर में वोटिंग गई, जैसे प्रेजेंट सिनारियो में ओम बिरला के फेवर में वोटिंग गई, क्यों, क्योंकि बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वहां पे लोकसभा में, तो इनके फेवर में गई, ये स्पीकर बन गए। तो जो वहां पे सांसद होते हैं प्रेजेंटली, उनमें ही वोटिंग होती है, सांसदों में ही। ठीक है, एक वहां पे व्यक्ति बोलेगा कि मुझे स्पीकर का चुनाव लड़ना है, उनमें से फिर उसको स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे, वहां पे वोटिंग सेट होगी, जिसके नाम पे फिर वहां पे वोटिंग होगी। ठीक है, जो वहां से विनर निकल के आएगा उसको स्पीकर बना दिया जाएगा।
वोटिंग किस दिन होगी, इलेक्शन किस दिन होगा, ये डेट फिक्स करी जाएगी राष्ट्रपति महोदय द्वारा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हमारे डेट फिक्स करेंगे कि किस दिन इसका इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन हो गया, ठीक है, हमने देखा। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्या होंगी, तो सिंपल सा, जो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होगी वही सेम क्वालिफिकेशन होगी स्पीकर की, क्योंकि हमने क्या बोला, लोकसभा के जो सांसद हैं उनमें से ही इसको बनाया जा रहा है, तो पहले तो इसको सांसद बनना पड़ेगा, तो वही बोल दो, सेम क्वालिफिकेशन, अलग से कुछ नहीं रखा गया। सीट खाली किस किस केस में होगी अब, ठीक है, तो पहला तो लोकसभा का अगर मेंबर नहीं है तो उस केस में ये स्पीकर नहीं रह सकता है। जैसे मान के चलो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये सांसद बन गया, इसके बाद चुनाव जीत के, जैसे एग्जाम्पल ले लें ओम बिरला जी का, ओम बिरला अभी यहाँ पे स्पीकर बन गए, अब कोर्ट ने इनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपका इलेक्शन हम वैलिड नहीं मानते, तो इस केस में इनकी स्पीकर की पोजीशन भी जाएगी। तो लोकसभा के मेंबर गए तो मतलब स्पीकर की पोजीशन से भी हटना पड़ेगा। दूसरा क्या है, डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। तीसरा, जो मेंबर्स हैं उन्होंने इनको हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, तो उस केस में भी इनको हटाया जा सकता है। हटाने की प्रोसेस रेजोल्यूशन वाली आगे बाद स्लाइड्स में हम डेप्थ में अभी देख रहे हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल अगर रेजोल्यूशन लाया जा रहा है तो उस केस में ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो एज अ पर्टिकुलर चेयरमैन को हटाने का कोई वो नहीं है, यहाँ पे जो आप क्लॉजेस नहीं लिखे गए। जब आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाओगे तो चेयरमैन उन एक्स ऑफिशियो वो चेयरमैन है कि वाइस प्रेसिडेंट बने, तो इसीलिए उनको ये काम करना पड़ रहा है। तो पर्टिकुलर चेयरमैन को हटाने की कोई प्रोसेस नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है उसी के थ्रू चेयरमैन हट जाएगा। पावर फंक्शन क्या है, तो स्पीकर हेड ऑफ लोकसभा है, चेयरमैन जो आपका है वो हेड ऑफ राज्यसभा है। जितने भी मेंबर्स रहेंगे, हाउसेस जो कमेटीज रहेंगी, ठीक है, उनका गार्जियन बोला जाता है किसको, स्पीकर को लोकसभा के केस में, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। पार्लियामेंट्री मैटर्स जितने भी रहेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी बिल आ रहा है तो उसको एडमिट करना है या नहीं, कोई डिस्कशन करानी है या नहीं, किसी मेंबर को बोलने देना है या नहीं, इस पे फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो स्पीकर का ही होगा लोकसभा के केस में, और चेयरमैन का होगा राज्यसभा के केस में। जैसे अभी रिसेंट में मुझे एक डिबेट याद आ रही है, अभी बजट सेशन के बाद राहुल गांधी बात कर रहे थे, तो बीच में अपोजिशन मतलब सॉरी रूलिंग पार्टी के एक मेंबर बोले कि मुझे यहाँ पे इनसे कुछ बोलना है, तो राहुल गांधी सेड आई परमिट, मैं इनको परमिशन देता हूँ। तो ओम बिरला ने रिस्पॉन्स में क्या बोला, आप परमिट करने वाले कोई नहीं होते हो, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन यहाँ पे बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ स्पीकर, और यहाँ पे इस केस में हो जाएगा चेयरमैन का। तो पार्लियामेंट्री मैटर्स जितने रहेंगे उनमें फाइनल डिसीजन स्पीकर और चेयरमैन का होगा। अब ये जो पावर आ रहा है इनके पास, स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास, ये पावर आ कहाँ से रहा है, तो स्पीकर के पास जो पावर का सोर्स है या चेयरमैन के पास भी, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने कुछ चीजें लिख के दे दी, तो वहां से इनको पावर मिल रहा है। दूसरा, लोकसभा में किस तरीके से काम होगा, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा, तो उसकी हमने एक रूल बुक बनाई है, उससे इनको पावर मिलते हैं। और पार्लियामेंट्री जो अलग अलग कन्वेंशंस चली आ रही, कन्वेंशन मतलब सालों से जो लोग प्रैक्टिस को फॉलो करते आ रहे हैं, तो उसको कन्वेंशन बोल दिया और बाद में उसको माना जाने लगता है। तो जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उनके बेसिस पे भी इनको पावर मिलते हैं। सेम यहाँ पे लोकसभा की जगह बस राज्यसभा कर लेना चेयरमैन के केस में। इसके बाद आते हैं पावर ऑफ फंक्शंस की, कि इनके फंक्शन क्या क्या है यहाँ पे काम कराने के। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाउस में ऑर्डर और डेकोरम बनाए रखना, ठीक है, कि आपने देखा होगा बिल्कुल ओम बिरला जी चिल्लाते रहते हैं, माननीय सदस्य सभा में शांति बनाए रखें, ठीक है, सदन की गरिमा बनाए रखें, इस तरीके के आपने बार बार फ्रेजेस सेंटेंसेस सुने होंगे ओम बिरला के मुंह से। तो ये क्या है, ऑर्डर और डेकोरम बनाए रखने की कोशिश करते हैं वो वहां पे। तो सदन में ऑर्डर और डेकोरम बना रहे, ये स्पीकर का पहला काम है। दूसरा, हाउस की मीटिंग्स को कॉल करना, मतलब वहां पे बुलाना कि हाँ हाउस की मीटिंग करो, उनको एडजर्न और सस्पेंड करना, ये दोनों पावर्स भी किसके पास है, स्पीकर के पास है। और साइमल्टेनियसली यही पावर्स राज्यसभा के केस में चेयरमैन के पास है। इसके बाद
किसी भी मैटर पे अगर वोटिंग होती है, चाहे फिर वो जैसे बजट पास कराना हो, बिल पास कराना हो, तो उस केस में अगर वोट्स इक्वल हो गए, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे 300 मेंबर प्रेजेंट हैं, तो 150 ने कर दिए उसके फेवर में और 150 ने कर दिया उसके अपोज में, तो इस केस में तो ये टाई हो गया। तो उस केस में कास्टिंग वोट का पावर रहेगा किसके पास? स्पीकर के पास। कास्टिंग वोट मतलब टाई ब्रेकर के, जब भी केवल टाई होगा उस केस में ही स्पीकर वोट डालेगा और किसी भी केस में वोट नहीं डालेगा। तो इसके पास कास्टिंग वोट रहता है, जिसको हम टाई ब्रेकर भी बोल सकते हैं, जबकि चेयरमैन के पास ये कास्टिंग वोट अवेलेबल नहीं है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर चेयरमैन के पास क्यों नहीं है, ये भी तो राज्यसभा को हेड कर रहा है। तो इसका आंसर है कि स्पीकर जो है, हमने क्या बोला था, लोकसभा के जो सांसद हैं उनमें से ही एक को स्पीकर बनाया जा रहा है। तो पहले तो क्या है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा का ये मेंबर है, तो मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो एज अ मेंबर इसके पास वोटिंग पावर है। लेकिन चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। चेयरमैन तो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन का काम दिया गया है, तो इसीलिए ये कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता है। ज्वाइंट सिटिंग जब भी दो हाउसेस की होगी, किसी भी दो बिल पे अगर मान के चलो डिस्प्यूट हो रहा है, हाउस में पास नहीं हो पा रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि दोनों सदनों को एक साथ बिठाया जाए, लोकसभा और राज्यसभा को, और फिर वहां पे वोटिंग कराई जाए। तो ज्वाइंट सिटिंग के केस में उस मीटिंग को हेड करेगा स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में इसको हेड करता है डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर भी अगर एब्सेंट है तो इस केस में इसकी एब्सेंस में आएगा डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन इसमें चेयरमैन नहीं आएगा, क्योंकि फिर से वही बात, चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, जबकि डेप्यूटी चेयरमैन, जैसे अभी जो हरिवंश है राज्यसभा के केस में, वो वहां के मेंबर भी हैं, ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर भी है। तो डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये यहाँ पे मीटिंग्स को प्रिसाइड करेगा, बट चेयरमैन विल नॉट प्रिसाइड द मीटिंग्स, सॉरी ज्वाइंट मीटिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मेंबर नहीं है। इसके अलावा कोई सीक्रेट मीटिंग करनी हो, ठीक है, कोई खुफिया जानकारी आई हो, ठीक है, तो उस केस में सीक्रेट मीटिंग करना है तो स्पीकर अलाउ कर सकता है। सीक्रेट मीटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये डिसाइड करना है किसी भी मैटर पे, कोई सीरियसनेस है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो आपने देखा होगा जैसे हमारी संसद है तो ऐसे गोल बनी हुई है, तो ऊपर साइड को यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, कैमरे वैमरे लगे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे साइड में ऐसे चैम्बर्स बने रहते हैं जिनमें हर मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं। मिनिस्टर क्या खुद से थोड़ी ना पढ़े लिखे होते जवाब दे पाते हैं, अब तो खैर आने लगे हैं पढ़े लिखे मिनिस्टर, हर एक डेटा इनके पास नहीं होता है, साइड से जो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स या फिर जो अदर ऑफिसर्स बैठे रहते हैं वो इनको आराम से बताते जाते हैं चीज़ें। तो सीक्रेट मीटिंग का मतलब कि इन सबको यहाँ से हटा दो, केवल बीच में जो ये मेंबर्स बैठे हैं बस यही बचेंगे, और सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, वेल को पूरे तरीके से खाली करना। तो ये सीक्रेट मीटिंग्स को भी अलाउ कर सकता है। फिर इसके बाद मनी बिल है या नहीं, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, उसको डिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है। आगे देखेंगे हम मनी बिल होता क्या है, ठीक है, अपकमिंग लेक्चर्स में जब बिल की बात करेंगे तब मनी बिल के बाद में बताऊंगा। डिफेक्शन, जैसे मैंने बताया एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, तो किसी भी पर्सन को हाउस से निकालना है डिफेक्शन के बेसिस पे, तो फाइनल डिसीजन स्पीकर का होगा और चेयरमैन का होगा राज्यसभा के केस में। इसके बाद अगर भारत का कोई पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ठीक है, तो जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है स्पीकर, जबकि ये पावर हमारे केस में वाइस प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। मनी बिल के रिगार्डिंग भी इसके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि मनी बिल जो है वो पूरे के पूरे तरीके से देखा जाए तो लोकसभा का मैटर है, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज जो रहेंगी लोकसभा की, उनके चेयरमैन अपॉइंट करने का काम किसका रहेगा, स्पीकर का। वहीं पे राज्यसभा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी रहेंगी उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम रहेगा राज्यसभा चेयरमैन का। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा का जो कोड ऑफ बिजनेस है या रूल ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है, उन सब में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लोकसभा में काम चलेगा,
इन सब का फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगा लोकसभा के केस में? स्पीकर, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। ठीक है, अब ये फ्रीली काम कर सके इसके लिए हमने इनको क्या दिया? हमने बोला कि आपके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कि एक बार आप बन गए या तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ या स्पीकर, तो इजीली आपको नहीं हटाया जा सकता है। सैलरीज और जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज्ड है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा। चार्ज्ड मतलब होता है कि इन पे किसी भी तरीके की वोटिंग नहीं होगी, जितना इनने एक्सपेंस बोल दिया उतना इनको देना पड़ेगा, किसी भी तरीके की वोटिंग नहीं होती है। हाँ, डिस्कस आप कर सकते हो लेकिन वोटिंग नहीं होती है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के केस में। तो सीएफआई से डायरेक्ट पैसा निकल के इनको मिल जाएगा, तो सैलरीज और एक्सपेंसेस चार्ज्ड है। दूसरा क्या है, ये जो भी काम कर रहे हैं लोकसभा के केस में, ठीक है, तो इनके काम को किसी भी तरीके से डिस्कस या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट जब सब्सटेंशियल मोशन लाया गया हो। सब्सटेंशियल मोशन तब लाया जाता है जब इनको उनकी पोस्ट से हटाना है। अब हटाना है तो फिर तो गलतियां गिनानी ही पड़ेंगी, तो उस केस में ही केवल आप डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में कहीं पे भी इनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। हाउस को किस तरीके से चला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस पे किसी भी तरीके के रेगुलेशन पावर इनके किसी भी कोर्ट में पास नहीं है। मतलब कोर्ट किसी भी तरीके से इनको एडवाइस नहीं कर सकता है या ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आप इसको हाउस को इस तरीके से चलाओ या ऐसा कुछ काम करो, ये कोर्ट के पास पावर नहीं है। इसके बाद इनके पास कास्टिंग वोट अवेलेबल है, जो चेयरमैन के केस में अवेलेबल नहीं है लेकिन स्पीकर के केस में है। अब स्पीकर मान के चलो एब्सेंट हो गया, किसी भी केस में स्पीकर वहां पे अवेलेबल नहीं है, स्पीकर एब्सेंट हो गया या चेयरमैन एब्सेंट हो गया, तो अब काम कौन करेगा? तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट लेके आए डेप्यूटी स्पीकर का। डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन सेम मैनर में होता है जैसे स्पीकर का इलेक्शन होता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही डेप्यूटी स्पीकर को चूज किया जाता है, और यहाँ पे भी राज्यसभा के केस में सेम होता है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स हैं उनमें से यहाँ पे क्या होता है, डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होता है राज्यसभा मेंबर्स के बीच में से, और उसको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट करके चूज कर लिया जाता है। स्पीकर के केस में स्पीकर के केस में यस, डेट कौन डिसाइड कर रहा था? प्रेसिडेंट इलेक्शन की, ठीक है, लेकिन यहां पे डेट डिसाइड करेगा स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर के केस में इलेक्शन की डेट डिसाइड की जाएगी स्पीकर के द्वारा। वहीं एक चीज और याद रखो, डेप्यूटी चेयरमैन के केस में कोई डेट डिसाइड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमें ये पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूअस हाउस है, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, केवल इसके मेंबर यहाँ पे जो है वो हटते रहते हैं, नए मेंबर आते जाते रहते हैं। मेंबर्स का टेन्योर 6 साल है, ठीक है, तो मेंबर का टेन्योर 6 साल है, लेकिन राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी बंद नहीं होता है। तो इस केस में इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा, जब ये लोकसभा खत्म हो जाएगी फिर से चुनाव होगा, नए मेंबर्स आएंगे तो हर बार इलेक्शन कराने पड़ेंगे, लेकिन ये परमानेंट हाउस है। तो इसमें या तो उनका टर्म एक्सपायर हो रहा हो, ठीक है, टर्म एक्सपायर हो रहा हो तो उस डेट पे इलेक्शन होगा, या किसी वजह से वो चला गया हो डेप्यूटी चेयरमैन, उसकी सीट खाली हो गई हो। सीट खाली होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कि जैसे राज्यसभा का मेंबर नहीं रहा है, उसको हटा दिया गया है, या उसने खुद रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे उस केस में। तो उस केस में यहाँ पे इलेक्शन होगा, ठीक है, और वो कब होगा, जैसे ही इसका टर्म एक्सपायर हो जाएगा या फिर वो सीट खाली हो जाएगी तो उसी दिन वहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सीट खाली कैसे होगी? तो सेम वही, लोकसभा का मेंबर नहीं, इस केस में राज्यसभा का मेंबर नहीं, स्पीकर को लिख के रिजाइन कर दिया, ये रिजाइन करेगा चेयरमैन को लिख के, या फिर इसको हटाने के लिए मेंबर्स ने रिजोल्यूशन पास कर दिया, फिर एक्सट्रीम केसेस डेथ वगैरह हो गई तो उस केस में भी ये हट सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें काम क्या रहेगा, तो जब भी स्पीकर एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी एब्सेंस में जितने भी काम स्पीकर करता है वो सारे काम डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और यही काम डेप्यूटी चेयरमैन करेगा राज्यसभा के केस में, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग अगर स्पीकर नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया कि स्पीकर पहले ज्वाइंट सिटिंग करेगा, स्पीकर नहीं है तो देन डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होता है तो उस केस में आपका डेप्यूटी चेयरमैन आता है, ठीक है।
तो ये ज्वाइंट सिटिंग को भी हेड कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की एब्सेंस में। अब इसके बाद कोर्ट ने हमें बाद में बोला, जो कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस है, कि जो स्पीकर का ऑफिस है, जो डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस है, वो स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पीकर ने कुछ बोल दिया तो डेप्यूटी स्पीकर को वो बात माननी ही माननी है, वो काम करना ही करना है, तो ये उसका सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हाउस के लिए। हाउस इसको जो भी बोलेगा वो बात इसको माननी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस के लिए, ना कि स्पीकर के लिए। जिस भी कमेटी में इसको मेंबर बनाया जाता है, बाय डिफॉल्ट ये उसका चेयरमैन हो जाता है। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसी भी कमेटी का, अगर इसको मेंबर अपॉइंट किया जाता है। और यही सेम कंडीशंस डेप्यूटी चेयरमैन के केस में भी चल रही हैं। जब स्पीकर रहेगा या चेयरमैन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के केस में, तो फिर ये ऑर्डिनरी एक मेंबर है। ठीक है, फिर इनके पास वोटिंग पावर है, सब कुछ है, फिर ये एज अ ऑर्डिनरी मेंबर काम करेंगे। इनकी भी सैलरी अलाउंसेस चार्ज होती हैं। फिर इसके बाद एक कन्वेंशन फॉलो होती आ रही है। ठीक है, कि जनरली क्या होता है, 2011 से ऐसा हो रहा है कि जो स्पीकर होता है वो होता है आपका किसका? रूलिंग पार्टी का। और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो होता है अपोजिशन का। ठीक है, लेकिन फिर बीजेपी ने बोला हम कन्वेंशन में भरोसा नहीं करते। इनने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों अपनी पार्टी के बनाए, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ये थे। इनके लिए किसी भी तरीके की ओथ नहीं लेनी पड़ती है, ना ही स्पीकर के लिए, ना ही डेप्यूटी स्पीकर के लिए, ना ही डेप्यूटी चेयरमैन के लिए। क्यों नहीं लेनी पड़ती है? क्योंकि सर इन्होंने सांसद बनने के बाद जब हाउस की पहली मीटिंग हुई तो एज अ सांसद तो इनने ओथ ले ही ली। ठीक है, तो इसीलिए इनको अलग से कोई ओथ नहीं लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, पहली बार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात वहीं पे की गई थी। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर की बात पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई, साथ में स्पीकर की। तो ये ऑफिस जो है, इनका कंसेप्ट अगर पूछा जाए कहाँ से निकल के आता है, तो ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। अब स्पीकर भी एब्सेंट हो गया, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो गया, तो इस केस में काम कैसे चलेगा? तो हमने फिर बनाया पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा और पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा। इसमें क्या होता है, तो स्पीकर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा कि भाई जब मैं नहीं हूं, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो हमारी एब्सेंस में तुम लोगों में से कोई आके यहाँ पे हाउस का काम कर सकता है। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की एब्सेंस में जितने भी सारे काम इनके होते हैं वो करेगा। इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन में जो भी लोग आएंगे उनमें से एक कोई जाके वहां पे हेड करके ये काम कर सकता है। जब तक नए पैनल को नॉमिनेट नहीं किया जाता है तब तक ये सारे काम करते रहेंगे। ठीक है, स्पीकर इनको अपॉइंट करता है हाउस चलाने के लिए, और यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा? तो चेयरमैन। ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस खाली हो। क्यों? क्योंकि पैनल ऑफ चेयरपर्सन का प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू नहीं आया, ये केवल नॉमिनेटेड मेंबर है इन जनरल चलाने के लिए। तो जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस खाली होगा तो उस केस में प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेगा हाउस चलाने के लिए। ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन वहां पे कोई मायने नहीं रखता है। जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों हैं उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन मायने रखता है कि हाँ चलो वो छुट्टी पे चले गए, कहीं पे काम में नहीं है, तो उस केस में इनमें से कोई भी मेंबर आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से केसेस में, जैसे आपके वेंकैया नायडू तो आते ही हैं, हरिवंश आते, बहुत बार ये दोनों नहीं रहते तो कोई थर्ड पर्सन चेयर पे बैठ के हाउस को चलाता रहता है। वो थर्ड पर्सन कहाँ से आता है? तो वो आता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन से। ठीक है, इसके बाद एक नया कंसेप्ट है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो जब नया नया चुनाव होता है, ठीक है, सांसद बन के आ गए, लोकसभा का चुनाव हुआ, अब सांसद बन के आए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब तक आप सांसद बनने के बाद ओथ नहीं लेते हो, जब तक आप शपथ नहीं लेते हो, आप काम नहीं कर सकते हो। तो भाई इनको शपथ भी तो दिलानी है सबको। ठीक है, तो जैसे ही मेंबर चुनाव जीत के आते सबसे पहला काम होता है इनका ओथ लेना, फर्स्ट थिंग। दूसरा, हमने क्या बोला कि जो स्पीकर का ऑफिस है, जैसे ही लोकसभा खत्म होती है वो ऑफिस भी हट जाता है। तो लोकसभा के जाते ही स्पीकर रिजाइन कर देता है। अब नई संसद बनी है, मतलब नया स्पीकर। प्रेसिडेंट ने डेट तो डिसाइड कर दी, लेकिन इलेक्शन कौन कराएगा इसका?
तो यहाँ पे इसका इलेक्शन भी होना है, किसी की तो देख रेख में होगा ये इलेक्शन। तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दैट इज सांसद, उनको ओथ दिलाने के लिए हम एक कंसेप्ट लेके आए प्रोटेम स्पीकर का। जनरली क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है या जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, प्रेसिडेंट उसको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करेगा। अब ओथ दिलानी है तो एक को प्रेसिडेंट ओथ दिला देगा, 552 को नहीं दिलाएगा वो पूरा, ठीक है, राष्ट्रपति है, छोटे मोटे काम नहीं करेगा वो, एक को ओथ दिलाएगा वहां पे, ठीक है। बाकी अब ये जो प्रोटेम स्पीकर रहेगा, ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलाएगा, ठीक है। फिर उनके बाद जब सबने ओथ दे ली, अब ये एलिजिबल हो गए लोकसभा में काम करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, इलेक्शन की डेट डिसाइड कर देगा स्पीकर की। तो उस दिन ये फिर क्या करेगा, स्पीकर के इलेक्शंस कराएगा। जैसे ही नया स्पीकर बन जाएगा, ये भाई साहब फिर से नॉर्मल सांसद जैसे वहां पे बैठ जाएंगे और फिर स्पीकर यूजुअल अपना काम करने लगेगा। तो इसका काम क्या है कि जैसे ही ओल्ड स्पीकर जाता है तो जो सबसे पहली मीटिंग होगी नई लोकसभा की उसको हेड करना। तो उसमें स्पीकर के पास जितने भी पावर रहेंगे वो सारे पावर इसके पास रहेंगे। फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, मेन ड्यूटी है ओथ दिलाना और नए स्पीकर का चुनाव कराना। तो कुछ टेम्परेरी डेज के लिए इसको बनाया जाता है, आप बोल सकते हो स्पीकर है 1-2 दिन के लिए बस। प्रेजेंट केस में इसको याद रखना, बीरेंद्र खटीक, ठीक है, बीरेंद्र खटीक यहाँ पे इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। याद क्यों रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड पर्सनैलिटी है, ठीक है, और अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है सेंटर में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पे याद रखना, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। इवन लास्ट वाला भी याद रखना है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज कमलनाथ, इसके पहले उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। जब सुमित्रा महाजन ताई जब बनी थी आपकी स्पीकर, तो उसके पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे कमलनाथ, और प्रेजेंट केस में ओम बिरला के पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया गया बीरेंद्र खटीक को, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे। अब बात आती है रिमूवल की, कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाया कैसे जाएगा। तो हाउस में एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। देखो, जब भी आपका किसी भी तरीके का कोई काम होता है हाउस में, ठीक है, तो वो कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई ऐसे नहीं चलती है कि किसी ने बोल दिया इसको हटाओ, 10 लोगों ने हाथ उठाए कि हम फेवर में हट गया। वहां पे हर चीज ऑन पेपर होती है, ठीक है, तो हर चीजें आपको पेपर पर करनी पड़ती हैं। तो इसको हटाने के लिए सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि जो पेपर लाए जाते हैं, जो पेपर वर्क किया जाता है, उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। तो एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है इनके रिमूवल प्रोसेस के लिए। मिनिमम 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लोकसभा के केस में अगर 50 मेंबर इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ही उसको एडमिट किया जाएगा। 50 पेपर का सपोर्ट मतलब 50 लोगों ने उस पर साइन कर दिए कि हम अपनी सहमति दे रहे हैं। रिजोल्यूशन सबमिट करने के पहले 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। जैसे आपने आज नोटिस दिया तो आज से 14 दिन बाद आप रिजोल्यूशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही रिजोल्यूशन वहां पे आया इनको हटाने के लिए, तो जो स्पीकर था अभी, ठीक है, जो स्पीकर था या डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन, वो अब क्या है, हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर तो वो बायस हो जाएगा ना, वो डिसीजन अपने फेवर में ही देने लगेगा। तो जब तक उस पे ये रेजोल्यूशन पे चर्चा चल रही है उस टाइम तक वो हाउस की किसी भी मीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। हाउस में वो प्रेजेंट रह सकता है, वहां से आप नहीं भगा सकते उसको, क्योंकि अल्टीमेटली सांसद तो भाई वो है, ठीक है, सांसद तो है, तो इस केस में आप उसको वहां से निकाल नहीं सकते हो। दूसरा क्या है, वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, वो मतलब अपने फेवर में बोल भी सकता है। प्रोसीडिंग में किसी भी तरीके की वोटिंग हो रही तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, भाषण देगा, सब कुछ करेगा। क्यों, क्योंकि वो सांसद है, तो उसके पास एज अ सांसद वोटिंग पावर भी है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने के भी पावर है और बोलने के भी यहाँ पे पावर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, उस पर वोटिंग अवेलेबल होगी। जब वोटिंग होगी तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पास होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब कि पहले तो जितने टोटल मेंबरशिप है उसका 50+1%, ठीक है, 50+1%। इसको इजी बनाने के लिए फिगर ले लेते हैं हम 600 का, ठीक है। तो जैसे 600 के 600 अगर मेंबर प्रेजेंट है तो पहले तो 301 सीट तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 301 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान के चलो केवल 300 मेंबर प्रेजेंट है, तो इस केस में तो ये बिल पास नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम आपको 301 चाहिए।
लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे 400 मेंबर प्रेजेंट हो गए तो आपको 301 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन इनने क्या रख दी कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए जो मेंबर वहां पे प्रेजेंट होके वोट कर रहे हैं। अब इस केस में मानो 600 में से अगर 400 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 400 प्रेजेंट होते हैं तो रफली ये कितना आया, 133 के अराउंड, ठीक है, और इसको डबल कर दो, लगभग 366 सीट्स चाहिए इसको, ठीक है। तो उस केस में 2/3 मेजोरिटी कितनी हो गई, अगर 400 प्रेजेंट है तो 366, अगर लेकिन केवल 300 है, हाफ है, तो उसमें 301 चाहिए, तो बिल पास नहीं हो सकता है। 600 के 600 पूरे आ गए तो इस केस में इनका मेजोरिटी मार्क कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। तो इस केस में मेजोरिटी मार्क हो जाएगा 400 के, मिनिमम 400 सीट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहला तो क्या है, हाउस की जो मेजोरिटी है दैट इज 50+1, ठीक है, 50% +1, तो जैसे 552 है तो 273 तो ये मिनिमम आपको चाहिए है, और अगर पूरे 552 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो इसका 2/3, ठीक है। तो इतनी सीट्स जब वहां पे इसके फेवर में वोटिंग करेंगी तभी उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। इसके बाद दो कंसेप्ट और आते हैं इनके साथ ही, स्पीकर डेप्यूटी चेयरमैन के बाद एक होता है लीडर ऑफ हाउस और एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस का मेंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट उस हाउस का लीडर होता है। जैसे प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी लोकसभा के मेंबर हैं तो वो लीडर ऑफ हाउस है लोकसभा के, लीडर ऑफ हाउस लोकसभा कौन हो जाएगा, लीडर ऑफ हाउस लोकसभा नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन अब राज्यसभा में मोदी जी सर्वशक्तिमान तो है नहीं कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो राज्यसभा में मोदी जी अपने किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो पीएम नॉमिनेट करेगा दूसरे हाउस में। जैसे अगर हम बात करें मनमोहन सिंह के केस में क्या था, वो राज्यसभा से मेंबर थे तो वो बाय डिफॉल्ट लीडर ऑफ हाउस थे राज्यसभा के, और वो लोकसभा में अपॉइंट किया करते थे। फिर एक आता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, विपक्ष का नेता कौन होगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब क्या है, जो विपक्ष का नेता है। तो पहले तो हमने बोला कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो यहाँ पे क्या करेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगी। फिर बाद में हमने बोला कि नहीं, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जिसके पास मिनिमम 1/10 सीट है, ठीक है, टोटल मेंबरशिप का 1/10 सीट है, वही लीडर ऑफ अपोजिशन होगी। तो जैसे प्रेजेंट केस में 552 का 1/10, अराउंड 55 सीट्स जिस पार्टी के पास भी हैं, ठीक है, 55 सीट्स अपोजिशन में जिस पार्टी के पास भी है उसका जो लीडर रहेगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। तो 1/10 हमने बोला। प्रेजेंट सिनारियो में हमारे लोकसभा के केस में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बाद किसी के पास भी इतनी 55 का मार्क टच करने वाली सीट्स हैं ही नहीं। तो प्रेजेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है नहीं। दोनों ही ऑफिस को, चाहे लीडर ऑफ हाउस की बात हो या लीडर ऑफ अपोजिशन की, ना तो पार्लियामेंट के किसी भी रूल बुक में मेंशन किया गया है, ना किसी पार्लियामेंट शेड्यूल्स में मेंशन किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। बस ये ऐसे नॉर्मली चल रहे हैं। तो फिर बात आती है कि फिर हम काम क्यों कर रहे हैं, इस पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन कैसे मिल रही है। तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, ठीक है। इसमें ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई लीडर ऑफ अपोजिशन को, और ऐसा बोला गया कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा इसको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर होता है उसके बराबर ट्रीट किया जाएगा। राज्यसभा के केस में लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या कंडीशंस होंगी, तो 3 क्वालिफिकेशंस रखी गई है। पहला तो क्या कि वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। जो पार्टी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, मतलब नंबर गेम में सबसे ज्यादा बड़ी होगी राज्यसभा में अपोजिशन में, ठीक है, उसका मेंबर होना चाहिए। और फिर चेयरमैन जो रहेगा राज्यसभा का, अगर वो बोलता है कि हाँ मैं इसको तैयार हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए, तो उसकी रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है आपका शेडो कैबिनेट का। शेडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जनरली ये यूएस में चलता है कि एक सरकार गई नहीं कि दूसरी सरकार पहले से तैयार बनी बैठी है। मतलब जैसे विपक्ष में हो गया, राहुल गांधी अपने आप को पहले से ही मान के बैठे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है, अपोजिशन में भी तो कैबिनेट डिसाइड है ना, प्राइम मिनिस्टर होंगे राहुल गांधी, ठीक है। फिर इसके बाद अधीर रंजन चौधरी आपके होम मिनिस्टर हो गए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए। एक रफ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनने भी अपने पोर्टफोलियोज डिसाइड करके रखे होंगे। ये पोर्टफोलियोज इनने किस बेसिस पे कि जैसे ही मोदी जी की सरकार गिरी तुरंत हमारी सरकार बनेगी और हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये होम मिनिस्टर। इसको बोला जाता है शेडो कैबिनेट, ठीक है। कि अपोजिशन भी अपनी खुद की एक कैबिनेट तैयार करके रखती है कि जैसे ही सरकार गिरी तो तुरंत क्या करेंगे, ये वहां पे राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि हमें सरकार बनाना है और अपने ये तुरंत सरकार बना लेंगे। तो इसको बोला जाता है शेडो कैबिनेट। फिर हमारे यहाँ पे एक होता है विप का कंसेप्ट, ठीक है। विप का कंसेप्ट हमने बोला कि जो भी मेंबर, देखो अब हमारे यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये चीज आपने अभी पिछले 10 सालों में देखी होगी, लोग बोलते हैं ना मोदी लहर चल रही है, ठीक है। मोदी लहर, मोदी लहर का मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो भी बीजेपी से टिकट ले गया 2000, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें इसका 2014 के जो इलेक्शंस थे, जिस भी पर्सन ने बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, ठीक है, चाहे फिर उसका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, करप्ट हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, हर एक बंदा इलेक्शन जीता। तो यहां पे इंपॉर्टेंस किसका था, पार्टी का, कि आपको उस पर्टिकुलर XYZ पार्टी से टिकट मिला है इसीलिए आप चुनाव जीते हो। तो हमारे देश में जो पार्टी सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कोई बोलता है मुझे कांग्रेस से टिकट मिला, सपा से टिकट मिला, बसपा से मिला, बीजेपी से मिला। तो क्या होता है, पार्टी टिकट देती हैं। अब पार्टी टिकट दे रही है तो भाई आपको पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट लेके आए विप का, कि जब भी हाउस में कोई वोटिंग होती है, किसी भी तरीके का डिसीजन होता है, तो हाउस में एक पर्सन को विप अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कि जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं वो उनको बताए कि भाई आपको इस डिसीजन के फेवर में वोटिंग करनी है या एब्सेंट अपोज में वोटिंग करनी है। उसका काम होता है ये सारी चीजें चेक करना कि जो भी मेंबर्स हैं वो पार्टी लाइन पर वोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिस दिन उनको वोटिंग करने के लिए बोला उस दिन वो अटेंड हैं या नहीं है, उनकी अटेंडेंस हो रही है या नहीं हो रही, हाउस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे कामों को चेक करने का काम किसका रहता है, विप का, ठीक है। तो पार्टी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो वहां का सांसद है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने का मेन काम होता है विप का। हर एक पार्टी अपनी विप अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इस ऑफिस के बारे में कहीं पे भी किसी भी जगह कोई मेंशन नहीं है, ये केवल कन्वेंशंस के बेसिस पर चला आ रहा है, ठीक है। तो हर पार्टी का अपना खुद का विप रहेगा, जो कि पार्टी के एक आप बोल सकते हो असिस्टेंट लीडर जैसा काम करेगा, जो दूसरे मेंबर्स को बताएगा कि हाँ भाई मोदी जी ये चाहते हैं, सोनिया गांधी ये चाहती है, मायावती ये चाहती है, अखिलेश यादव ये चाहते हैं, और उसी हिसाब से जितने भी उनके मेंबर्स रहेंगे पार्टी के वो फिर अपनी वोटिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें आज हमने जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स बोल लो आप या इम्पोर्टेंट ऑफिसेस बोल दो जो रिलेटेड हैं पार्लियामेंट से, उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। मेन है इसमें स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, फिर इसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, देन वी मूव टू द कंसेप्ट ऑफ विप। तो यहाँ पे जाके ये वाला पार्ट भी आपका पूरे तरीके से खत्म होता है। फिर से मैं बोलूँगा, किसी भी तरीके का डाउट क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज क्लियर किए जाएंगे। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।